महासचिव के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एडवोकेट एसोसिएशन में होती है, या कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र महत्वपूर्ण पद है जो महासचिव का पद है। हमारे जो राज्य सरकार है या झारखंड स्टेट बार काउंसिल है, स्टाइपेंड के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन उन्होंने एक रिजोल्यूशन करके लिया हो, लेकिन आज तक के किसी भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता को इस बेनिफिट से उनको अभी तक के नहीं दिया गया है। झारखंड हाईकोर्ट में सैंक्शन जो पोस्ट है जजेस का 25 और ये 12 जजेस से अभी ये काम चलाना पड़ रहा है, तो समझ लें कि ये 50% से कम में स्ट्रेंथ में काम कर रहा है, तो मोस्ट ऑफ द लिटिगेशन है वो टेकअप ही नहीं हो पाते। इन दिनों झारखंड हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं का समय जो है वो बढ़ गया है। समय जो ड्यूरेशन है उसमें नहीं बढ़ा है, बल्कि उनकी मेहनत के साथ साथ जो समय होता है वो बढ़ गया है, क्योंकि एक तो प्रैक्टिस करना पड़ रहा है, केस देखना पड़ रहा है, साथ ही क्योंकि चुनाव है तो चुनाव को लेकर हलचल भी तेज हो गया है। इसलिए दोनों तरफ जो मेहनत है वो करना पड़ रहा है, जो प्रत्याशी है और प्रत्याशियों के साथ साथ जो वोटर है उनको भी मेहनत करना पड़ रहा है। लेकिन बात करें प्रत्याशियों की, तो प्रत्याशी जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड हाईकोर्ट में हो या झारखंड हाईकोर्ट से जाने के बाद फोन कॉल का जो सिलसिला है उसके माध्यम से। ऐसे में अगर बात करें महासचिव पोस्ट का, तो महासचिव पोस्ट को लेकर भी दावेदारी जो है काफ़ी अधिक है, क्योंकि इस बार 4 प्रत्याशी मैदान में हैं और एक प्रत्याशी अधिवक्ता विनोद सिंह हमारे साथ हैं जो महासचिव पद के लिए दावेदार हैं। सर, सबसे महत्वपूर्ण जो पद माना जाता है प्रेसिडेंट के बाद वो महासचिव का पद होता है। आप दावेदार पिछले बार भी रहे हैं, हालांकि वो कंक्लूड नहीं हो पाया, रिजल्ट नहीं आ पाया। इस बार किस प्रकार से अपनी दावेदारी जो है वो छोड़ेंगे और क्या कुछ आपके एजेंडे हैं, और जो पिछली बार की जो महासचिव रहे हैं निवर्तमान जो हैं उन्होंने क्या काम किया, किस तरह से टैकल करेंगे आप? देखिए, महासचिव के रूप में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी एडवोकेट एसोसिएशन में होती है, या कहूं कि सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र महत्वपूर्ण पद है जो महासचिव का पद है। इसमें महासचिव के रूप में मेरा अगर जो निर्वाचन होता है तो पिछले कार्यकाल में जो स्वनिधि मद में जो पैसा लिया जाता है 205 रुपया प्रत्येक वकालतनामा में, तो उस वकालतनामा में जो है अभी के प्रावधान के अनुसार जो चल रहा है उसमें नगद पैसा ही जमा होता है, और इसमें रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ स्टाम्प रिपोर्टिंग में इसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई थी, तो इसमें फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। और इसमें शक इसलिए गहरा हो जा रहा है कि नगद ही क्यों, आज के डिजिटल एज में यूपीआई, गूगल मीट, पेटीएम वगैरह का है, वो सीधे स्वनिधि का अकाउंट से कनेक्टेड है, उसमें डायरेक्ट पैसा जमा होना चाहिए था, तो 5 रुपया के जगह में 205 रुपया का रिसीट मिलना चाहिए, जबकि 5 रुपया का ही मिलता है। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात है कि एसोसिएशन जो लगातार अभी वर्तमान ऑफिस बीरर जो स्पेशली जो जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे हैं, तो वो मतलब एक तरह से वकीलों का जो डिग्निटी है उससे कंप्रोमाइज किया जा रहा है। जब भी वकीलों के साथ कोई समस्या होती है तो वकीलों के साथ अभी संगठन जो है सो खड़ा नहीं हो पाता है। मेरा मानना है कि वकीलों के डिग्निटी के लिए जनरल सेक्रेटरी ऑफिस बियरर के रूप में जो भी उनके हित में निर्णय लेना पड़ेगा, कठोर से कठोर निर्णय, वो मैं अपने स्तर से लूंगा और उनकी डिग्निटी को बरकरार रखने का हर संभव प्रयास करूंगा। कौन से ऐसे काम थे जो नहीं किए? बहुत सारी बातें आ रही, जैसे कोरोना के समय में इनका जो कार्यकाल रहा कोरोना के समय का था, कोरोना के समय बहुत सारे काम नहीं कर पाए। देखिए, इसमें क्या है कि पहले तो वकीलों को जो यहाँ हाई कोर्ट में आते हैं तो उनको बैठने का एक सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए प्रॉपर। तो जिन लोगों को चेंबर मिला है उनके लिए तो अपना व्यक्तिगत सुविधा है कि उनको बैठने का स्थान फिक्स है। बहुत सारे अधिवक्ता जिनको चेंबर नहीं मिला और उनको हॉल में भी जो बहुत सारा मतलब जगह उपलब्ध है, इसके बावजूद अधिवक्ताओं की शिकायत है कि उनको सीटिंग अरेंजमेंट अभी तक अलाउड नहीं किया गया है और वो अपनी समस्या से जूझ रहे हैं। तो मेरा ये होगा कि विद इन अ वीक इस समस्या का, चूंकि सीटिंग अरेंजमेंट जो चेयर एंड टेबल जो पर्टिकुलर अलाउड करना है, इसको मैं विद इन अ वीक इस समस्या को सोल्व कर दूंगा। चूंकि जगह की कमी नहीं, आप हॉल में घूम लीजिए तो वहाँ चेयर खाली पड़े हैं, टेबल खाली पड़े हैं, आप एक विजुअल जाकर के दिखा दीजिएगा, वो आपको मिलेगा। तो फिर उनको क्यों नहीं स्थान उनको आवंटित किया जा रहा है, ये थोड़ा समझ से परे है। दूसरी बात कि
हमारा लाइब्रेरी में अधिवक्ता जो इनरीच होते हैं, लॉ कॉलेज स्तर पे उनको लॉ जर्नल्स एससीसी ऑनलाइन मनुपात्रा या टेक्स्ट बुक उनको ऑनलाइन फिंगर टिप्स पे स्मार्टफोन में उपलब्ध होना चाहिए। सिर्फ उनको पासवर्ड आईडी दे दिया जाए तो वो उसके माध्यम से अपने केस की बढ़िया से तैयारी कर सके। मेरा अगर जो कार्यकाल हमें महासचिव के रूप में मिलता है तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि एक इंस्टीट्यूशन हाईकोर्ट जो अपना एसोसिएशन है उसमें मैं इस तरह का सब्सक्रिप्शन लूंगा कि सारे अधिवक्ताओं उसका उपयोग कर सकें। उसके लिए हमारे एक जो एम्प्लॉय है उसके पास प्रिंट लेने की जरूरत ना पड़े, वो अपने मोबाइल में पीडीएफ अपलोड करके उसका प्रिंट निकाल करके जजेस को असिस्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन भी कोर्ट मास्टर को ट्रांसफर कर देंगे। तो हमें लगता है कि इससे काफ़ी सुविधा होगा न्याय को सही तरीके से करवाने में। और एक जो कंसेप्ट है कि जो प्रॉपर असिस्टेंट कोर्ट को मिलना चाहिए अधिवक्ता से, तभी एक बढ़िया जजमेंट आता है। तो मैं इस दिशा में भी काम करूंगा। कोई फ्यूचर एजेंडा है आपका अगर जीत कर आते हैं? फ्यूचर एजेंडा में सबसे पहला कि मैं ये जो स्वनिधि मद में है तो उसको डे 1 से डिजिटल मोड में उसको स्वीकार किया जाएगा। नगद राशि में कोई उसमें स्वीकृति नहीं ली जाएगी। दोनों ऑप्शन जिसके पास अगर नहीं नगद नहीं, आज के डेट में वो मुंशी हो या वकील हो, सारे के पास वो यूटीए या अकाउंट से रिलेटेड है तो अकाउंट में जाकर के जमा कर देंगे। राशि नगद ही जमा करना है तो बैंक अकाउंट में जमा हो जाए, सो दैट कि सीधे अकाउंट में जाए, उसका कहीं से कोई डिफल्केशन की उसको बीच में बिचवान ना रख ले, वो सीधे एसोसिएशन के स्वनिधि फंड के अकाउंट में जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जिनके पास नगद ये ऑनलाइन पेमेंट का नहीं है वो सीधे बैंक अकाउंट में जमा कर दें स्वनिधि मद के, और उसके अनुसार वो अपना काम कर लें, उस रिसिप्ट को दे करके उनको डिफेक्ट उस मामले में नहीं लगेगा। तो इस तरह का एक तो ये है। दूसरा कि फ्यूचर एजेंडा के ही तहत आप मैं बता रहा हूँ कि जो सिटिंग अरेंजमेंट डिग्निटी प्रोटेक्शन के लिए जो एडवोकेट का है उनका एंड एडवोकेट प्रोटेक्शन राइट्स वगैरह जो हैं इसके लिए एक दबाव। दूसरी बात कि जो अभी जो न्यू कमर्स जो स्पेशली जो 5 इयर्स जो प्रैक्टिस होता है किसी भी अधिवक्ता के अपने कैरियर में, वो बहुत ही क्रूशियल होता है। तो उनको लिए मेरा ये रहेगा कि एक तो उनको सीटिंग मुहैया तुरंत कराएं, सीटिंग अरेंजमेंट नंबर 1, एंड दूसरा कि उनको हमारे जो राज्य सरकार है या झारखंड स्टेट बार काउंसिल है स्टाइपेंड के लिए स्टैट्यूटरी प्रोविजन उन्होंने एक रिजोल्यूशन करके लिया हुआ, लेकिन आज तक के किसी भी हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ता को इस बेनिफिट से उनको अभी तक के नहीं दिया गया है। तो हमारा एज ए प्रेशर बिल्डअप ग्रुप एडवोकेट एसोसिएशन जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से इस काम में जल्द से जल्द उनका जो बकाया हो या जो फ्यूचर जो उनका ड्यू हो उनको मंथली टू मंथली मिल जाए, सो दैट कि उनका कम से कम कोर्ट आने जाने का उनका बना रहे और बीच में वो अपना वकालत ना छोड़ सके। तो ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा है कि चूँकि उन्हीं के बदौलत ये इंस्टीट्यूशन ग्रो करेगा। वर्तमान जो महासचिव हैं उनसे क्या शिकायत है? उन्होंने अपना कार्यकाल सही से नहीं निभाया, जो एक आपने पॉइंट बताया, उसके अलावा? मेरा व्यक्तिगत कोई शिकायत नहीं है, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन हाई कोर्ट को जो डिग्निटी जो का जो प्रयास होना चाहिए पूरी तरह से अभी वर्तमान ऑफिस बियरर इसमें फेल रहे हैं। हमें लगता है कि इसी के कारण लोगों में बहुत ज़्यादा विरोध है कि आज तक के लगभग मतलब ये चुनाव भले ही 2 टर्म 3 टर्म जीते हों, लेकिन ये अभी पिछला भी टर्म में आप देखिएगा कि चुनाव जब ये नहीं हुआ, कार्यकाल खत्म हो गया, तो बैकडोर एंट्री से फिर से भी वो लगभग 1-2 साल का कार्यकाल उन ऐसी तरह से रख लिए। तो जहां चुनाव नहीं मिला, कोई मोरल सपोर्ट नहीं मिला, कोई मोरल अथॉरिटी नहीं मिला, उसके बावजूद नंबर वन ये जो महत्वपूर्ण बात है कि ये ऑनररी पोस्ट है, इस पे कोई सैलरी नहीं मिलता है। तो एक व्यक्ति 1 कार्यकाल 2 कार्यकाल 3रा कार्यकाल किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक सेटअप है। लोगों को डेमोक्रेट बनाए रखने के लिए परिवर्तन होते रहना चाहिए, अदरवाइज 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा तो तीसरी बार में वो डिक्टेटर बन जाता है। डेमोक्रेटिक सेटअप का कंसेप्ट उनमें जरा सा भी नहीं रहता। तो इस नाते भी मेरा अपने अधिवक्ता बंधुओं से, सीनियर एडवोकेट से, जो मेरे कलीग्स हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूं कि अब जो है सो परिवर्तन लाइए एंड डेमोक्रेसी का जो मूल कंसेप्ट है चुनाव के माध्यम से नए लोगों को आप उसको मौका दीजिए।
निश्चित रूप से मौका देने के बाद में ही आप उनका मूल्यांकन कर सकेंगे कि पिछला व्यक्ति जो कार्यकाल कर रहा था उनका बेहतर था या अभी जो आए इसके बाद में वो बेहतर कर रहे हैं। जजेस के नियुक्ति बड़ा मुद्दा है यहाँ पे, क्योंकि जजेस की संख्या कम है तो आप लोग को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। जी, सबसे ये जो है ये बेसिक फंडामेंटल रूट कॉज है कि जो लिटिगेशन पेंडिंग्स रह जाते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ द नंबर ऑफ जजेज। पूरे लोग जानते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट में सैंक्शन जो पोस्ट है जजेस का 25 और ये 12 जजेस से अभी ये काम चलाना पड़ रहा है, तो समझ लें कि ये 50% से कम में स्ट्रेंथ में काम कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द लिटिगेशन है वो टेकअप ही नहीं हो पाते हैं और क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं फ़ोन करते हैं कि सर मेरा केस क्या हो रहा है, तो हम उनका जवाब संतोषजनक न दे पाते हैं, चूंकि जिस काम से आते हैं वो काम ही नहीं होता है। सबको जानते हैं कि डिलेड इन जस्टिस डिनाइड द जस्टिस, तो जो डिले हो रहा है वो तो जस्टिस उनको डिनाइड हो जा रहा है इनडायरेक्टली। तो जस्टिस उनको टाइम पर नहीं मिला तो बाद में उनको कोई मिल जाता है उनके फेवर में फैसला, तो तब तक बहुत सारे लिटिगेंट तो मर जाते हैं, मृत्यु हो चुकी, तो वो न्याय से वंचित रह जाते हैं अपने आजीवन तक के, और हम अधिवक्ता उसके लिए डायरेक्ट जिम्मेवार ठहराए जाते हैं, जबकि हम अपनी पूरी प्रयास करते हैं कि उनको समय से अपना दे। हम कभी उनसे टाइम लें कुछ ये नहीं करें, कि मामले जब सुनवाई होंगे ही नहीं तो ये। दूसरी बात कि यहाँ से आज के डेट में पिछले आप समझिए कि बार से पिछले 8 वर्षों से यहाँ से सिलेक्शन नहीं हुआ, जजेस का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। किसी भी दूसरे उच्च न्यायालय में ऐसी स्थिति नहीं है कि 8 वर्षों तक नहीं। सीनियर डिजिग्नेशन का ही मामला था 10 वर्ष में पहली बार, उसमें भी 100 अधिवक्ताओं ने उसमें अप्लाई किया था, जबकि मात्र 10 लोगों का उसमें सीनियर डिजिग्नेशन किया गया। तो किसी भी स्तर से हमारा एसोसिएशन ही प्रेशर बिल्डअप ग्रुप के रूप में ये दायित्व का निर्वहन करना था कि चाहे जजेस का शॉर्टेज था तो हमें हर जगह पे जहां भी इसके लिए सक्षम प्राधिकार है, वो हाई कोर्ट कॉलेजियम हो, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम हो या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, लॉ मिनिस्टर के थ्रू हम लोग वो अप्रोच करके और दबाव बनाते। ऐसा नहीं है कि नाम नहीं गया, नाम गया था, लेकिन हमारे एसोसिएशन ने जानबूझ करके उसमें अड़ंगा लाया गया, प्रोटेस्ट किया। अदरवाइज जो फर्स्ट लॉट में ही गया था अच्छे अच्छे अधिवक्ताओं का नाम गया था। नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन सबको जानते हैं। उसमें कहा गया कि कुछ बाहर के भी थे इसलिए प्रोटेस्ट हुआ। नहीं, बाहर के कहना ये गैर कानूनी गैर संवैधानिक बात है, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो इंडियन सिटीजनशिप एंड 10 इयर्स ऑफ प्रैक्टिस इन दी हाई कोर्ट, तो उनको बाहर कहना नहीं है। क्योंकि हमारे संविधान में जो जज की जो क्वालिफिकेशन है कि वो इंडियन सिटीजनशिप होना चाहिए, और जिस व्यक्ति के बारे में लोगों ने विरोध किया था वो सुप्रीम कोर्ट और हमारे यहाँ भी मेंबर हैं, तो इसका कोई यहाँ डोमिसाइल तो होता नहीं है। यही है कि if he or she is practicing for last 10 years in the court of law, that is high court and the supreme court, they are eligible to be elevated as a judge of the high court। तो ये कहना कि नहीं, उनके लिए ये देखना था कि क्या वो competent enough थे या नहीं। तो जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हमारे हाई कोर्ट में लगातार अपीयर होते रहा है, आते रहे हैं, जो हमारे के यहाँ मेंबर हैं, तो उनको बाहरी कह करके मैं इस पक्ष में नहीं। और हमें न्यायमूर्ति की नियुक्ति करवानी है, किसी रिश्तेदार का ये नहीं अपॉइंटमेंट करना। जज चाहिए, जज की उनको काम के परफॉर्मेंस से हम लोग उनका जज करेंगे, ना कि वो व्यक्ति बाहरी है भीतरी है। ये बेकार का मुद्दा है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को, निहित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए इस तरह का विरोध किए थे एक एजेंडा के तहत, जो कि काफ़ी आज के डेट में पूरे झारखंड हाईकोर्ट एज ए इंस्टीट्यूशन को डैमेज हो रहा है। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आधे से कम स्ट्रेंथ में या आधे स्ट्रेंथ में हम लोगों को काम करना है। होना तो ये चाहिए था कि आज के डेट में 25 के जगह में कम से कम यहाँ पे 40 जजों की नियुक्ति होनी चाहिए था। जो जनसंख्या का जो अनुपात है उस हिसाब से झारखंड में जजेज का सैंक्शन पोस्ट ही कम है, 40 होनी चाहिए। मैं तो ये मांग करूंगा कि कम से कम यहाँ 40 जजों का स्ट्रेंथ किया जाए और 40 से 40 जजों की नियुक्ति किया जाए। बट सर्वप्रथम मेरा जोर रहेगा कि 25 जजों की नियुक्ति तत्काल हो। ये कई मुद्दे हैं इनके, और इन्होंने बताया कि इस बार ये चुनाव में क्यों खड़े हुए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि जो अभी निर्वर्तमान कमेटी है वो सही ढंग से काम नहीं कर पाई है, चाहे वो जजों की नियुक्ति का मामला हो, या फिर जो फी की बात कही जा रही है, या फिर जो चैम्बर अलॉटमेंट की बात कही जा रही। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इन्होंने मुखरता से अपनी बात रखी है, और ये अपने फ्यूचर एजेंडे को भी बताते हुए नजर आए हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वोटर इनके बात से कितने प्रभावित होते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ओर से टाल
ठोक दी है, दावा ठोक दिया है। अब वोटर को डिसाइड करना है किस तारीख को कि वोटर किस ओर अपने आप को देख रहे हैं और कौन सा वैसा उम्मीदवार होगा जो आने वाले समय में उनके हित के लिए काम करेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ नीरज कुमार, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।